ऐतिहासिक अमेरिकी दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी पर आज हम करने जा रहे हैं त्वरित सर्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा खत्म कर 2 दिनों के दौरे पर मिस्र पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा था जिसमें उन्हें स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। मोदी के इस अमेरिका दौरे की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर पिछले 3 दिनों से त्वरित सर्वे कर रहा है। 3 दिनों में 8,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा खत्म कर मिस्र पहुंच चुके हैं और 2 दिनों का मोदी का मिस्र का दौरा है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश लौट जाएंगे। मोदी के 3 दिनों के अमेरिका दौरे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और यह पहला मौका था जब मोदी स्टेट गेस्ट बनकर अमेरिका गए थे। मोदी के दौरे को अमेरिका के साथ भारत के नए रिश्तों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस दौरे से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है त्वरित सर्वे और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए मोदी के अमेरिका दौरे की पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए। Hi, Mr. Modi. Welcome back to the White House. अमेरिका का दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन मोदी के इस दौरे ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती की जो कहानी लिखी है उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान वहां की संसद को दूसरी बार संबोधित किया तो 14 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मोदी की लोकप्रियता का आलम यह रहा कि अमेरिकी सांसद हाथ मिलाने को बेताब दिखे। कई सांसद मोदी का ऑटोग्राफ लेते नजर आए। 9 साल में 8 बार अमेरिका की यात्रा पर जा चुके मोदी का ये पहला दौरा था जिसमें उन्हें स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। व्हाइट हाउस में मोदी का शानदार स्वागत हुआ, स्टेट डिनर हुआ और दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीक को लेकर कई बड़े करार हुए। संयुक्त मिशन के लिए नासा और इसरो के बीच समझौता हुआ है। फाइटर जेट्स के इंजन भारत में बनेंगे। रक्षा टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए करार हुआ। जटिल तकनीक को सुरक्षित रखने और साझा करने का करार। लड़ाकू ड्रोन के लिए अमेरिका से समझौता। भारत में 2 नए अमेरिकी दूतावास खुलेंगे। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। शुक्रवार की रात व्हाइट हाउस के हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम में मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने AI लिखी टी-शर्ट गिफ्ट की। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एप्पल के सीईओ टिम कुक सहित कई कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। भारत के डिजिटलीकरण कोष में गूगल $10 बिलियन का निवेश करेगा। अमेजॉन भारत में $15 बिलियन निवेश करने की तैयारी में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे को लेकर ये त्वरित सर्वे आपके सामने सवाल हम रखेंगे जो हमने लोगों से पूछे हैं, जो हमारे लिए सी वोटर ने ये सर्वे किया। लेकिन इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं और रामकृपाल सिंह जी को भी आप देख रहे हैं। स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रेम शुक्ला भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। लेकिन सबसे पहले इस त्वरित सर्वे में पूछे गए अहम सवालों का एक देख लेते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल जल्दी से आपके सामने रख देती हूं जो सी वोटर ने लोगों के बीच जाके पूछा कि मोदी के दौरे से अमेरिकी बिजनेसमैन चीन से कारोबार भारत शिफ्ट करेंगे क्या। जवाब देखिए 66% कह रहे हैं हां, 27% कह रहे हैं नहीं और नहीं मालूम 7% लोगों की राय है। लेकिन 66% लोग कह रहे हैं कि हां इस दौरे से यह फायदा जरूर होगा। अब जल्दी से दूसरा सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। इसी अमेरिका दौरे से जुड़ा हुआ एलन मस्क ने मोदी की जो तारीफ की उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सच्ची तारीफ थी 48% कह रहे हैं।
39% कह रहे हैं कि ये महज औपचारिकता थी, और नहीं मालूम 13% कहने वाले। लेकिन 48% जो कह रहे हैं कि वो सच्ची तारीफ थी। एलन मस्क ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उससे लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अभय दुबे जी का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, आप भले ही कह रहे हो कि ये महज प्रचार भर था बीजेपी का, और इस तरीके के दौरों में हमेशा बीजेपी खुद के प्रचार में ज्यादा जुटती है, लेकिन लोग तो मान रहे हैं फायदा होगा इससे। देखिए, आपके कहने का आशय यह है कि कर्नाटका में उनकी दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चलने के बाद अमेरिका दौरे में क्या उनका दुखड़ा और मुखड़ा चलेगा, ये आपके पूछने का आशय है। मैं एक चीज आपको पहले साफ कर दूं, टेक्निकली आपने सवाल ही गलत पूछा है। अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है वो दिया है चाइना +1 पॉलिसी का, अर्थात उसने ये घोषणा की है कि चीन के साथ आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो +1, वियतनाम, इंडिया जैसे देशों में। एक बात। दूसरी, एंटनी ब्लिंकन अभी मोदी जी के 3 दिन पहले चाइना गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक कंटेनमेंट के लिए चीन के काम नहीं कर रहे हैं। मगर फिर भी मैं बताता हूं आपको कि एक बहुत सुनहरा अवसर हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि चीन के साथ रैपिड डिटोरिएशन अमेरिका के संबंधों का हो रहा है। जैसे आपने देखा, नैन्सी पॉलिसी जब ताइवान गई थी तब उनके बीच में दरार आई थी। अभी एक स्पाई बलून अमेरिका ने ध्वस्त किया। अभी उन्होंने जो एक कंप्यूटिंग चिप है वो सप्लाई चीन को बंद कर दिया। उन्होंने कहा वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए यूज कर रहा है। लेकिन क्या इसके लिए भारत तैयार है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोलैप्स कर दिया मोदी सरकार की पॉलिसी ने। अभी मार्च के माह में 1.1% ग्रोथ की, और आज आरबीआई ने ये कहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से, भीषणतम महंगाई की वजह से कंजम्पशन, मतलब लोगों की खाने पीने की क्रय शक्ति कम हो गई, उससे मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। सुन लीजिए आखिरी बात, कि हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गलत जीएसटी और नोटबंदी जैसे निर्णय ने मोदी जी ने खत्म कर दिया हिंदुस्तान में। तो क्या हम उन जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा उसके लिए क्षमतावान है? ये सवाल देश के सामने। ठीक है, रामकृपाल जी, अब इस पर आपका रिएक्शन, और उसके बाद फिर मैं विनोद जी आपके पास आती हूँ। देखिए, अभय जी जो कह रहे हैं, खैर ठीक है, वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी पूरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन भारत ने जितनी प्रगति की है और जो कुछ भी यूएस में हुआ है, पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। और जिसकी बात अभय जी कह रहे हैं, इन्फ्लेशन, देखिए कोविड के बाद जो सप्लाई चेन की क्राइसिस आई है रसिया और यूक्रेन के चलते, आप ये देखिए कि विकसित जो इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएस की, यूरोप की, वहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या रेट रहा है। अगर आप देखिए तो इस दौर में भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और देखिए हमारी ग्रोथ जो रही है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ देखिए कितनी है, 7% के ऊपर अभी जो आया है डेटा, 7.2। तो देखिए इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे, यह ग्लोबल दुनिया है, अगर कुछ भी होता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि हम कितने दौर एक क्राइसिस से, कोविड की क्राइसिस के बाद सप्लाई चेन का डिसरप्शन होना, यूक्रेन और रसिया, कि ये कोविड का जो क्राइसिस था उसका असर है। अबे दुबे जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ विनोद जी। अबे जी जल्दी से इस पर आपका काउंटर। बिल्कुल, देखिए सैद्धांतिक रूप से गलत बात कर रहे हैं। बहुत विद्वान पत्रकार है, मैं बड़ा आदर करता हूं इनका। आरबीआई ने कोविड के पहले कहा था कि 58 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ है। एनएसएसओ ने कोविड की क्राइसिस के पहले कहा था कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई। एनएसएसओ ने कहा था कि 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया। ये जो सारी स्थितियां बनी थी हिंदुस्तान में, ये बनी थी नोटबंदी के निर्णय के कारण। आप माफ कीजिएगा, और खुद आरबीआई ने अपनी मिड स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि हमारा एमएसएमई एडवर्सली अफेक्टेड हुआ है नोटबंदी से, बहुत गहरा आघात उस पर पड़ा है। ठीक है तो ये नीतिगत निर्णय तो मोदी सरकार का था, उसकी वजह से ये हाल है। फिर आप अपनी बात आगे भी रखते रहेगा विनोद जी। नहीं, देखिए आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मामलों पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी समझ थोड़ी सी कम है, मैं मूलतः राजनीतिक पत्रकार हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि मोदी जी के इस अमेरिका दौरे से उम्मीदें जगी हैं दोनों देशों में, नए संबंधों की, अच्छे संबंधों की। और ख़ास करके जो इन्वेस्टमेंट की बात है, जो जिन कंपनियों से बात हुई है, और गूगल भी शायद इन्वेस्ट करने जा रही है हिंदुस्तान में, जी इंजन बनेगा, बहुत सारी समझौते हुए हैं, तो एक निश्चित रूप से दरवाजे खुलेंगे। हाँ, ये बात में थोड़ा सा ज़रूर है कि चीन को छोड़ के अभी भारत आ जाएंगे, जो 66% लोग कह रहे हैं।
अभी इतना आसान नहीं है कि एकदम से चीन को छोड़ करके लोग भारत आके इन्वेस्ट करने लगे, अमेरिकन कंपनियां। ये हो सकता है चाइना में काम करते हुए वहाँ अपनी फैक्ट्री या कंपनी चलाते हुए यहाँ भी इन्वेस्ट करें, ये तो संभव है। क्योंकि कोविड के समय भी सवाल उठा था, बहुत जोर शोर से सबने कहा था, तमाम देशों ने, भारत ने भी कहा था कि हम चीनी कंपनियों का स्वागत करेंगे, आप आइए इन्वेस्ट करने के बाद, लेकिन कोई आया नहीं। अब उसके कारण मीमांसा की जा सकती है, वहाँ चीप लेबर है, वहाँ बहुत सारी विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और सवाल जल्दी से देख लेते हैं, कुछ और सवालों का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर जो पूछे गए लोगों से। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उससे जुड़े हुए भारतीय संस्कृति और विरासत का विस्तार वैश्विक स्तर पर किया है क्या प्रधानमंत्री ने? 71%, एक बड़ी यहाँ पर जो बड़ा दिखाई दे रहा है नंबर, वो हाँ के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। नहीं कहने वाले 24% और पता नहीं कहने वाले 5%। यानी हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत का विस्तार वैश्विक स्तर पर करने में कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री, ये जवाब लोगों की तरफ से। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका के नेता मोदी और भारत को पसंद करते हैं? तो यहां देखिए 30% जो मोदी को नापसंद लेकिन भारत से प्रेम करते हैं, 15% मोदी से प्रेम लेकिन भारत को नापसंद, 45% मोदी भारत दोनों को पसंद करते हैं। तो 45% वो जो मोदी और भारत दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन 30% ऐसे भी हैं जिनकी जो कह रहे हैं कि मोदी को नापसंद लेकिन भारत से प्रेम। तो अमेरिका के नेता क्या करते हैं, भारत को कितना पसंद करते हैं, ये एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अभय दुबे जी, विस्तार हुआ है संस्कृति का भी और विरासत का भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका श्रेय दे रही है जनता। देखिए, एक बात तो स्वाभाविक है कि यूनाइटेड नेशंस ने योग को एडॉप्ट किया और वो विश्व भर में अब इस बात की मान्यता हुई और एक दिन तय किया गया 21 जून, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे के अनुरूप भारत में योग को बढ़ावा दिया? सिर्फ एक दिवस में योग करने के अलावा आप उठाकर देख लीजिए, जितने अनाउंसमेंट किए थे कि इतने योग के विश्वविद्यालय बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में एक योग का टीचर होगा, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स ने भी कहा था। आप ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की साइट पर जाइए और देखिए कि कितना अनुदान उन्होंने इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए दिया है या राज्य सरकारों को दिया है। तो वो इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं की, प्रचार प्रदर्शित किया। लेकिन आप ये मान रहे हैं ना अभय दुबे जी कि कम से कम विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर योग को पहचान दिलाने में तो कामयाब रहे ना? आप कह रहे हैं कि भारत में वो काम उस तरह से नहीं हो पाए। नहीं, आप अगर उसमें प्रसन्नता व्यक्त करना चाहती है तो कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन मैं इस बात से दुखी, बिल्कुल मैं इस बात से हूं कि जो कहा गया था, जो कमिटमेंट था प्राइम मिनिस्टर का योग को लेकर, वो वास्तविकता के धरातल पर दिखाई नहीं दिया। फोटो अपॉर्चुनिटी में तो दिखाई दिया। सिर्फ ये वेदना है, क्योंकि मैं नियमित योग करता हूं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक अच्छे फैसिलिटेशन उनके पास हो ताकि वो योग की ओर प्रवृत्त हो सके, वो दिखाई नहीं दिया। इसलिए मुझे मेरा अधिकार है। सवाल इसलिए था सर क्योंकि यहाँ पर 71% लोग ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और इसका श्रेय वो मोदी को दे रहे हैं। रामकृपाल जी, क्या आपको भी लगता है जो अजय दुबे यहाँ पर, अभय दुबे माफ कीजिएगा, कह रहे हैं कि बाहर तो हमने कर दिया पर अपने देश में वादे पूरे नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए अभय जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। इस तरह से योग बढ़ा है भारत में। अभय जी, मैं बताऊं, मैं भी जाता हूं, किसी भी पार्क में आप चले जाइए और पिछले 10 सालों का अगर आप देखेंगे तो योग का क्रेज, आप यूं कह लीजिए, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि मोदी जी के कहने से हुआ है, कोविड ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और पूरी दुनिया, इवन द मेडिकल साइंस भी ये कह रही है, आजकल तो एम्स में इस पर बाकायदा रिसर्च चल रहा है और वहाँ पर डीप ब्रीथिंग के क्लासेस चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, भारत इस मामले में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी उभरे हैं और निश्चित तौर पर 180 देश के लोग बैठ करके वहाँ पे मोदी के साथ योग कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको राजनीति से परे रख करके। एक सोशल मूवमेंट था, ये एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें नहीं है कि सरकार योग को कितना बढ़ावा दे रही है। देखिए, योग अपने आप में एक ऐसी चीज, जो मोदी ने कहा वहां पे कि ये फ्री है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ नहीं, पूरी दुनिया अपना सकती है। और वो बदलाव हम सबने महसूस किया और यही वजह थी कि यूएन में हमने कीर्तिमान स्थापित करने में हम कामयाब हुए। विनोद जी, नहीं, देखिए, जो आपका प्रश्न है, 71% लोग कह रहे हैं कि काम किया, बिल्कुल सही है। योग एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरह, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरह योग को मोदी जी ने पूरी दुनिया में फैलाया है। और यूनाइटेड नेशंस में एक दिन मुकर्रर हो गया इसका 21 जून का, और उसकी वजह से अभी जब मोदी जी अमेरिका में थे तो वहाँ जो यूएन मुख्यालय में
कितने देशों के लोगों ने 180 देशों के लोगों ने जो है जी। वहां पर प्रतिनिधियों ने आगे योग किया, तो निश्चित रूप से घर घर पूरी वर्ल्ड दुनिया में रिकॉर्ड योग बना पहुंचा था सर है। उस दिन, लेकिन वर्ल्ड एक बात मैं रिकॉर्ड छोटी बना सी था। जोड़ दूं कि देखिए, भारतीय संस्कृति खाली योग नहीं है, भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है और इसको दुनिया में पहुंचाने का काम सरकारों ने भी किया है और हमारे संत महात्माओं ने भी किया है और प्रचारकों ने भी किया है। वो स्वामी विवेकानंद हों, महर्षि महेश हों, आचार्य रजनीश हों, एस्कॉन के लोग हों, साईं बाबा भक्त हों, बहुत सारे, और मोदी जी ने भी योग के जरिए इसमें बहुत बढ़िया एक योगदान दिया है। वो बात पब्लिक भी कह रही है सर, और 71% लोग इस बात को मानते हैं। बहरहाल चलिए कुछ और सवालों पर जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं और ये त्वरित सर्वे बताएंगे आपको लोगों के नजरिए से कि वो क्या समझ रहे हैं, कितना फायदा कितना नुकसान राजनीति से इतर। मोदी ने अमेरिका से रक्षा और तकनीक का करार किया, क्या इससे फायदा होगा ये पूछा गया, तो जो बहुत ज्यादा कहने वाले हैं वो 55% जो कह रहे हैं बहुत ज्यादा फायदा होगा, थोड़ा फायदा कहने वाले 15% और नहीं कहने वाले 14%, लेकिन 55% जो कह रहे हैं कि फायदा होगा बहुत ज्यादा। अहम तकनीक नहीं देगा 7%, ये भी मानते हैं, पता नहीं कहने वाले 9%। तो यहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से क्या रक्षा और तकनीक का जो करार किया है उससे फायदा नुकसान कितना, ये जल्दी से आपके सामने हमने जवाब रखे। अगला भी प्रश्न जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि क्या अभी तक अमेरिका ने चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में भारत की मदद की है क्या? लोग हां कहने वाले हां बिल्कुल 16%, हां लेकिन परोक्ष रूप से 35%, 42% जो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, पता नहीं कहने वाले यहां पर 10% हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि अमेरिका ने कितनी मदद की है, लेकिन 16% ऐसे ही हैं जो हां कह रहे हैं, लेकिन 32% कह रहे हैं कि तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट वे में। रामकृपाल जी, पहला इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, जहां तक ये सीमा का सवाल है तो हमारी एक पॉलिसी रही है कि कोई तीसरी वो ताकत हमारे इंटरफेयर नहीं करेगी, इसलिए इसमें अमेरिका ने किया नहीं किया ये सवाल ही नहीं है। क्योंकि हम अगर कभी भी किसी तीसरी ताकत को किसी तीसरे देश को अपने द्विपक्षीय मामलों में हम हस्तक्षेप करने नहीं देते हैं। और भारत इतना सक्षम है, इतना ताकतवर हो चुका है कि आज पूरी दुनिया देखिए इसको सलाम कर रही है। तो ये चीज़ जो है कि हमारे जो द्विपक्षीय मामले हैं, सीमा का है, सीमा विवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम सुलझाएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि अमेरिका ने अगर नहीं किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि तीसरे देश का दखल हमको कतई मंजूर नहीं है। हमारी ओपन फॉरेन पॉलिसी रही है और आज से नहीं, हमेशा से हमारी ये पॉलिसी रही है और उस पर हम आज भी अडिग हैं। ठीक है अभय दुबे जी, रक्षा और तकनीक मतलब इस पर सबकी निगाह थी, लोग भी मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे, 55% की राय है ये। देखिए, अब लोगों को बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, ना शिरीन जी उतना देती है जितनी देनी चाहिए। सर आप दे दीजिए, आपने ये बात बुलाया है। बिल्कुल। अब जी जो है वो B2B डील है, ये समझ लीजिए, G2G नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी कंपनी उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, 100% टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफर नहीं करती, ये बात देश को साफ समझ लेनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है जब ये शेप लेगा। जैसे अभी आपने कहा कि माइक्रोन सेमीकंडक्टर डिवाइस के इन्वेस्टमेंट की बड़ी घोषणा की, इन्होंने फॉक्सकॉन और वेदांता की भी घोषणा की थी, इन्होंने इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की घोषणा की थी 2021 में, इन्होंने IGSS वेंचर सिंगापुर की घोषणा की थी। 2-2, 3-3 साल हो गए, क्या हुआ? वो सिर्फ मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, कोई सिर्फ घोषणा कर देने से चमत्कार नहीं होगा, आपको जमीन पर दिखाना पड़ेगा काम। वो काम दिखाई अगर नहीं देगा तो प्रतिपक्षी दल होने के नाते मैं अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछूंगा कि सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए घोषणाएं पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी जहां तक दो देशों के बीच जो करार होते हैं वो महज हवा-हवाई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मैं दिखा तो रहा हूं आपको प्रमाण। आखिरी बात कह लेने दीजिए, बहुत बड़ा झटका हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान को दिया है चीन के मामले में। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना वहां कोई आया है ना घुसा है, और MEA ने, हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि इतनी बड़ी इकोनॉमी से हम लड़ सकते क्या, जबकि 6 अगस्त को डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाला कि चीन ने यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज कर लिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी के नीचे आकर बैठा है। अरुणाचल प्रदेश में इनका खुद सांसद कह रहा है कि पूरा गांव चीन ने बसा लिया, लेकिन ये संज्ञान लेने को तैयार नहीं। तो क्या अमेरिका आपके लिए और कुछ नहीं? प्रेम शुक्ला जी आ गए, वो आपके सवाल का शायद जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे कह रहे हैं कि सब कुछ हवा हवाई है ये करार, लेकिन उससे फायदा देश को कुछ नहीं होगा।
देखिए, जिसको नकारात्मक बातें करना जिसकी जो है मजबूरी हो, उससे आप सकारात्मक बातों की अपेक्षा कैसे कर सकती हैं? तो अभय दुबे जी के दृष्टि में तो कुछ हुआ ही नहीं, सब हवा हवाई है, क्योंकि इनके चेहरे पे, इनके जो नेता हैं उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका प्रवास के ठीक पहले जो है श्रीमान राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा हुई और पाकिस्तान परस्त लॉबी, चीन परस्त लॉबी के प्रायोजन से हुए उनके कार्यक्रमों में भारत के लोकतंत्र की हत्या के संदर्भ में बहुत सारा दुष्प्रचार हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही अमेरिका की धरती पर उतरते हैं, 182 देशों के लोग उनके नेतृत्व में योगासन करते हैं, वो भी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में करते हैं। जिस तरह से उनका भव्य दिव्य स्वागत होता है, जिस तरह से अमेरिकी कांग्रेस में उनके वक्तव्य पर 78 बार तालियां बजती हैं, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, जिस तरह से उनको अमेरिका चर्चिल और नेल्सन मंडेला की पंक्ति में खड़ा कर देता है, तो निश्चित तौर पर समझते चीन के मामले में जो संयुक्त बयान वहां जारी हुआ है, इंडो पैसिफिक के मामले में 2014 के पहले एक शब्द भी अमेरिका ने कहा हो या भारत ने कहा हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडो पैसिफिक के बारे में एक बयान मुझे दिखा दीजिए, जो आप जो है सीपीईसी पे एक बयान दिखा दीजिए। चीन अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा को आप जाने देने से डरते थे। 38,000 वर्ग किलोमीटर मैं अभय जी के पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि कुछ और सवालों को जल्दी से देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे जल्दी से, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं तो सभी को जानना और उस पर चर्चा भी करनी जरूरी है। और अगला सवाल कि क्या अमेरिका को अपना भरोसेमंद साझेदार मानना चाहिए? लोग क्या सोच रहे हैं? 22% कह रहे हैं कि हाँ पूरी तरह मानना चाहिए, 41% कह रहे हैं कि हाँ लेकिन थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं 33% और पता नहीं कहने वाले 4%। यानी कि यहाँ पर देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की है, क्योंकि 41% जो कह रहे हैं कि थोड़ा ही है, लेकिन बिल्कुल नहीं कहने वाले 33% भी हैं। जल्दी से अगला सवाल भी आपके सामने रख दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ा हुआ कि मोदी इस दौरे में नेताओं से ज्यादा आखिर इन्वेस्टर से क्यों मिले, निवेशकों से क्यों मिले, ज्यादा निवेश लाने के लिए 51% कह रहे हैं, 21% कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कि लोगों से मिल रहे हैं, कुछ नेता विरोध कर रहे हैं इसीलिए दूर रहे, पता नहीं कह रहे हैं कि 28%, लेकिन 51% ज्यादातर हिस्सा ये मानते हुए कि ज्यादा निवेश आए इसीलिए निवेशकों से मिल रहे हैं। अबे दुबे जी, कोशिश तो की जा रही है कम से कम, और लोग भी ऐसा मान रहे हैं। ये बिल्कुल, और स्वाभाविक परिस्थितियां भी बन रही है। ये भी बता दूं मैं कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी पूरे विश्व में निर्मित हुई है, उसमें यूरोपीय और अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में निवेश करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो चीन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बीते 2 दशकों से इन देशों ने किया है। और जब संबंध एक नया अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है उनको, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, तो यूक्रेन वॉर की वजह से भी वहां पर एक अनरेस्ट है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? ये बात तो हमको करनी पड़ेगी कि क्या भारत इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए तैयार है। तो मैं कहता हूं कि एक ऐसा प्रगतिवादी सोच का नेता भारत के भविष्य के लिए चाहिए, जो भारत में वातावरण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बना सके। जैसे राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि हमारी बैकबोन थी एमएसएमई, 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हुए हैं, तो बिजनेस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो, इसलिए खास करके क्योंकि 40% एक्सपोर्ट में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है उसका। तो हमको एक अच्छी अप्रोच लेनी चाहिए थी, उसमें सरकार असफल रही। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा नेतृत्व देश के सामने होना चाहिए। इस बात पर संशय है कि हम निवेशकों को ले भी आए तो उसको बुना नहीं पाएंगे, ये आप 2 बार कह चुके हैं शो में। प्रेम शुक्ला जी, मतलब उसकी तैयारी है या नहीं है सरकार की? क्योंकि कांग्रेस को तो भरोसा नहीं है कि आप लोग तैयार हैं, निवेशक आ भी जाएं तो भी। देखिए, कांग्रेस तो यही बात करी, जिसको फ्रेजाइल 5 जिसके जमाने में जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों का मसीहा करके प्रचारित करने का प्रयास हुआ। हालांकि लाइसेंस परमिट राज जब इस देश में लागू हुआ 1971 में, तो ही डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के इकोनॉमिक एडवाइजर थे। जब इस देश में जो है तमाम लाइसेंस और करके कुछ लोगों घरानों को दिया जाता था, तब उस गिरोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के सलाहकार ही बैठे थे। लेकिन जब आर्थिक उदारवाद के मसीहा के कार्यकाल में फ्रेजाइल 5 कही जाती थी भारत की व्यवस्था, आज वो टॉप 5 में है। और P5 के नेताओं को भी अमेरिका के संसद में, अमेरिका की शासन तंत्र में जिस तरह का स्वागत संभव नहीं हुआ है आज,
आज उस तरह का स्वभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों का जिस तरह से स्वागत अमेरिका कर रहा है, और 1962 में जनाब जब भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया तो जो श्रीमान नेहरू सोवियत संघ के पाले में थे वो रो रो कर पत्र लिखते थे इसी अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका आपको 1950 से कह रहा था कि भाई आपको हम तिब्बत के मामले में समर्थन देने को तैयार हैं, आप क्यों नहीं रहते। तिब्बत जो है, जो भारत का अंग था, उस तिब्बत को आपने जब चीन के जबड़े में डाल दिया, उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में किस बात का क्लेम करते हैं? वो साउथ तिब्बत होने का ही क्लेम करते हैं ना। वो पंडित नेहरू कांग्रेस की तरफ ही ये सवाल मोड़ दिया और उंगली उस तरफ कर दी है, तो उंगली उठाई अभय दुबे जी ने भी, वो भी इस पर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर ये त्वरित सर्वे आप देख रहे हैं। लगातार कई सवालों का जो हमने लोगों से पूछे उनके जवाब हम आपके सामने रख रहे हैं। जल्दी से अगला सवाल भी आपके सामने रख देती हूँ, फिर चर्चा में आगे मेहमानों के साथ बढ़ेंगे। और अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ा हुआ कि भारत अमेरिका की सैन्य निकटता से भारत रूस के रिश्तों पर तो असर नहीं हो जाएगा। देखिए जवाब क्या है। 30% कह रहे हैं कि बुरा असर होगा, लेकिन 50% जो कह रहे हैं संबंध प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन पता नहीं कहने वाले 20%, यानी कि यहां पर लोग जो हैं वो 50-50 सोच रहे हैं। 50% लेकिन कह रहे हैं कि कोई असर दोनों देशों पर नहीं होगा। अब अगला सवाल भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। अगला सवाल है कि क्या लगता है मोदी के लिए अमेरिका ने स्टेट डिनर आखिर क्यों होस्ट किया होगा? भारत पर निर्भरता बढ़ा रहा है अमेरिका, 23% लोग कह रहे हैं। मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे हैं, इसीलिए 36% ऐसा मानते हैं। 28% मानते हैं कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन चाहिए, भारत का साथ चाहिए। पता नहीं कहने वाले 13%। तो यहां आपने देखा कि किस तरीके से यहां मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे हैं। 36% ऐसा कहने वाले लोग हैं। अगला सवाल भी रख देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अगला सवाल देखिए कि क्या इस दौरे के बाद मोदी वर्ल्ड लीडर बनकर उभर रहे हैं क्या? 60% कह रहे हैं हाँ, 31% कहने वाले नहीं है और 9% कह रहे हैं कि नहीं पता। लेकिन यहां पर जो ज्यादातर, ये बड़ा हिस्सा 60% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि देखी जा रही है इस अमेरिकी दौरे के बाद। ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। और अभय दुबे जी, एक रिएक्शन आपसे ले लूं, फिर स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि अगर आप विश्व के बड़े नेता के रूप में गिनती करती हैं तो पिछली बार जब मोदी जी ट्रंप साहब से गले मिले थे तो हमको जीएसपी से अमेरिका ने क्लियर कर दूं आपको यहाँ पे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोगों के जवाब है, ये सिर्फ सवाल था उनसे, मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपको। अब आप अपनी बात बकौल सर्वे आप ही बता रही हैं, वो मैं संबोधित कर रहा हूँ। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस हुआ करता था हमारा। मोदी जी ट्रंप साहब से गले मिले और 70 के दशक से 2000 सामग्रियां हिंदुस्तान ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करता था चीन को, उसने तुरंत समाप्त कर दिया। उसने मोदी जी के जाने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच। वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गया अमेरिका, जिससे हमको नुकसान हुआ। तो क्या इस बार भी ये परिस्थितियां नहीं है? आप ये देख लीजिए कि चाइना का जहां तक प्रश्न है तो चाइना ने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन किया है। भूटान में एक गांव बसा लिया। भूटान कह रहा है कि हमारी जमीन पर नहीं है, तो क्या भूटान ने वो जमीन सरेंडर कर दी? उसने हम्मन टोटा 2 वर्ष के लिए श्रीलंका से चारों तरफ से हमको घेरा जा रहा है। मैं आपकी सारी बातों को सुनूंगी, लेकिन इस सर्वे पर आप एक रिएक्शन दे दीजिए ना सर। लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है ना, इसका मतलब लोगों को क्यों लग रहा है, 60% लोग क्यों कह रहे हैं कि हाँ वैश्विक तौर पर एक वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहा हूं कि इन प्रश्नों का समाधान देश जानना चाहता है कि अगर वो वैश्विक नेता है तो भारत की साख क्यों नहीं बढ़ी। हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि 30 साल बाद वो व्हाइट हाउस के अंदर घुसे, ये बड़ी उपलब्धि उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन देश की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं, तो ये देश की उपलब्धि हुई ना। विनोद जी प्लीज आइए। देख, भारत के प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं और जो भी उपलब्धि होती है व्यक्ति की नहीं, देश की होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। उनका जो स्वागत हुआ, जिस तरह से दूसरी बार उनको संसद में संबोधित करने का मौका मिला अमेरिकन कांग्रेस को, ये सब भारत की ही उपलब्धि है। मोदी जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित रूप से 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो। और अगर लोग ये मान रहे हैं तो बिल्कुल लोगों का मानना अपनी जगह ठीक है कि भाई निश्चित रूप से इस तरह के आयोजनों से, इस तरह की यात्राओं से देश का मान तो बढ़ता ही है। और देश का मान बढ़ता है तो सबको खुशी होती है, सबको प्रसन्नता होती है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको एक प्रश्न है रूस और भारत के संबंधों को लेकर के, जिसमें 30% लोगों ने शायद कहा कि बुरा असर होगा। हाँ। और बाकी लोगों ने कहा कि कह रहे हैं कि कोई मुझे लगता है भारत की तरफ से तो बिल्कुल संतुलन की नीति है।
अमेरिका और रूस के साथ समान दूरी की नीति, जो हमारी निरंतरता है विदेश नीति की आज से। वो अलग बात है, प्रेम जी ने कहा कि वो रो रो के चिट्ठी लिख रहे थे, पता नहीं रो के लिख रहे थे, हंस के लिख रहे थे, लेकिन तब भी अमेरिका और रूस के साथ हमारी बराबर की दूरी थी उस समय भी। और रूस ने कहा कि चीन हमारा भाई है और अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, और उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा उस समय। तो कुल मिलाकर के संतुलनकारी नीति का कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो लेकिन अब रूस इसको कैसे ले रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, मोदी जी की उपस्थिति में बाइडेन ने जो रशियन ब्रूटलिटी शब्द का उपयोग किया यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन युद्ध को लेकर, तो उसको रूस ने किस रूप में लिया है ये अभी हमें नहीं पता है। लेकिन भारत की तरफ से रूस और अमेरिका के साथ हमारे संबंध बराबर रहेंगे, ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। और मोदी जी ने यूक्रेन वाले मामले में जो स्टैंड लिया था, जो भारत ने स्टैंड लिया कि हम न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, वो उसका प्रमाण है कि हम ना अमेरिकन कैंप में हैं ना हम रूसी कैंप में हैं। तो ये हमारी भारतीय विदेश नीति की निरंतरता। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत जो है उसी नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अभय जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले रामकृपाल जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर अभय जी आपके पास आती हूँ। रामकृपाल जी, जो दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि आखिर स्टेट डिनर क्यों आयोजित किया गया, क्यों होस्ट किया, तो जितने भी जवाब लोगों के मिले, मतलब उससे यही समझ आया कि अब सब समझ रहे हैं और ये विश्व को भी समझ में आ रहा है कि भारत की जरूरत तो अब सबको है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, बिल्कुल सही है। और जो ये 60% लोग जो इस बात को मान रहे हैं, इससे आप अंदाज लगा लीजिए, ये जो लोग 60% हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत इस समय एक ऐसी उभरती हुई एक राष्ट्र है, एक अर्थव्यवस्था है जिसको नजरअंदाज पूरी दुनिया नहीं कर सकती। सीधी बात है, चूंकि लीडर आज की तारीख में मोदी जी हैं, तो निश्चित तौर पर यह सफलता कहीं ना कहीं उनसे जुड़ती है। देखिए, अभी जो विनोद जी ने कहा बिल्कुल सही है। इस धरती पर मोदी, ये अमेरिका जाने के पहले याद कीजिए, तमाम देशों में पिछले करीब 6 महीनों से तमाम राष्ट्र ये बात को कह रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन क्राइसिस का अगर कोई शांतिपूर्ण हल करा सकता है तो भारत करा सकता है। यानी मोदी जी का नाम लेते हैं। एक बात सोचिए कि मोदी जी पुतिन से मिलकर कहते हैं कि पुतिन जी, यह युद्ध का समय नहीं है, यह युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। और बाइडेन से अमेरिका को कहते हैं कि देखिए, हम राष्ट्र की चिंता करते हैं, हमारे राष्ट्रीय हित है, पूरी दुनिया में हर देश राष्ट्रीय हित करता है, हम रसिया से तेल लेंगे। जो तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने कहा हम लेंगे। और वो तेल जानती हैं, वो हमारे यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, हम रिफाइन करके आज यूरोप को भी भेज रहे हैं वो तेल, बाकी देशों को भी भेज रहे हैं जो क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। इसीलिए शायद लोगों में भी ये मैसेज जा रहा है कि ये वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक रिएक्शन आपका, फिर एक ब्रेक लेना है और अभय दुबे जी फिर आपके पास भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है, छिद्रान्वेषण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री अगर विश्व नेता के रूप में संस्थापित होते हैं तो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए होते हैं। अगर भारत चीन से युद्ध हारता है तो सिर्फ नेहरू नहीं हारते हैं, वो भारत हारता है। वो 38,000 वर्ग किलोमीटर नेहरू कुल का नहीं जाता है, भारत का जाता है। तिब्बत अगर चीन के मुंह में डाला जाता है तो ये भारत का पड़ोसी जाता है। अगर नेपाल को भारत और चीन के मुंह में डाला गया, सिर्फ किस लिए डाला गया कि श्रीमती सोनिया गांधी को श्री पशुपतिनाथ मंदिर में ईसाई होने के नाते वहां के पुरोहितों ने प्रवेश नहीं दिया, इसलिए नेपाल को आपने इग्नोर कर दिया। आपके कितने प्रधानमंत्री नेपाल यात्रा पर गए? क्यों नहीं गए? नेपाल को चीन के पाले में क्यों डाला? क्योंकि चीन से आप चंदा ले रहे थे। आप कह रहे हैं, अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि हम निरपेक्ष तब भी तो नहीं थे साहब। 1937 से लेके लगातार 1988 तक, जब तक गोरबाचोव का पतन नहीं हुआ है, तब तक जो है कांग्रेस के नेतृत्व में भारत सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था। 1937 से, आजादी के 10 वर्ष पहले से नेहरू सोवियत ब्लॉक के नेता थे। और उसके बाद जो है, जब 1962 में चीन ने हमला किया, सोवियत ने कह दिया हम कम्युनिस्ट राष्ट्र के विरुद्ध आपकी मदद नहीं करेंगे। तो केनेडी को लिखा हुआ पत्र, रोता हुआ पत्र है, कृपा करके पढ़ लीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कुछ और सवाल जल्दी से आपके सामने रख दें, फिर उन पर चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे। मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण सवाल हैं।
सवाल, मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद भारत के प्रति चीन क्या और ज्यादा आक्रामक होगा? जवाब 44% कह रहे हैं कि बिल्कुल होगा, नहीं कहने वाले 34% हैं, लेकिन 22% कह रहे हैं कि नहीं मालूम चीन का रिएक्शन इस पर क्या होगा। लेकिन ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि हां, इससे नाराज होगा चीन। क्या भारत अमेरिका का यह रिश्ता इस्लामिक देशों को नाराज करेगा? हां कहने वाले 30% हैं, लेकिन 58% ऐसा नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि नहीं, पता नहीं कहने वाले 12%, यानी 58% लोग कह रहे हैं कि इसका इस्लामिक देशों पर कोई असर नहीं होगा। और अब अगला सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। अगला सवाल इस दौरे से जुड़ा हुआ कि मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा को लेकर भारत के बंटवारे वाले ओबामा के बयान की क्या भारत सरकार को निंदा करनी चाहिए? तो 53% कह रहे हैं कि बिल्कुल निंदा करनी चाहिए, 34% कह रहे हैं नहीं, 13% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यानी कि 53% लोग ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल सरकार को इस पर निंदा करनी चाहिए। जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं और पहले इसी सवाल का रिएक्शन मैं चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी, आप इस पर बताएं। ये गलत बात है, आपने बिल्कुल। अबे जी फिर उसके पास आप ही के पास आ रही हूँ, बिल्कुल एक मिनट। उन्होंने पंडित नेहरू के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और आप मुझे अवसर नहीं देंगी? उनके नेता की तरह पंडित नेहरू फायर नहीं थे, वो कहते कि चीन में ना कोई आया है ना घुसा। सबसे पहला प्रेम शुक्ला जी तो 20 मिनट बाद ज्वाइन हुए हैं और आप कह रहे हैं मैं उनको ज्यादा समय दे रही हूँ। चलिए आप ही बोल लीजिए, लेकिन आप इस तरह के गलत आरोप मत लगाइए। चलिए अबे जी, अभद्र भाषा का मैं औचित्य नहीं समझ। मेरी बात, पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश बड़ा कौन सा शब्द है? मैं जानना चाहता हूं। मोदी सरकार की तरह ये नहीं कह दिया कि ना वहाँ कोई आया है ना घुसा है। एक बात नहीं, अभद्र भाषा क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। आप इस तरह का असत्य आरोप लगा रहे हैं, मुझे कलंकित करने का कोशिश कुकर्म कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, वो पूछ रहे हैं। मेरी भाषा आप बता दीजिए अबे जी जल्दी से, फिर उस पर बात करते हैं जिस पर हमने आज इस चर्चा को हम कर रहे हैं। कौन सा शब्द मेरा अभद्र था? देखिए, कायर नहीं, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूँ हमने पंडित नेहरू इनके नेता की तरह कायर नहीं थे। हम लड़े, हमने हथियार नहीं डाल दिए, हम से भारत उस समय लड़ाई लड़ा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपने क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं, मैंने इसका मतलब कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, चलिए आप अभय जी, आपको मैंने मौका दे दिया ना, लेकिन मैं अपने सवालों पर चाहती हूं कि आप लोग अपनी राय रखें। अब प्रेम शुक्ला जी आप जल्दी से बताइए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि इस पर सरकार निंदा करे। किस बात की निंदा? बराक ओबामा ने जो कहा उस सवाल पर लोग भी चाहते हैं, जनता चाहती है कि सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए इस बयान की। देखिए ओबामा का पहले से ही भारत विरोधी, जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परमाणु समझौता जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में कर लिया, उसके बाद भी ओबामा जो हैं भारत के विरुद्ध लगातार रहे। और आपके ध्यान में बता दें कि होलब्रुक को जब उन्होंने ऑफ पाक मैटर का बनाया तो भारत की तरफ से हमेशा आग्रह था कि हम जो है आतंक पीड़ित देश हैं, लेकिन होलब्रुक को लगातार ओबामा ने कहा कि आप भारत को इसमें साथ ना लें। और ओबामा का रुख डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत के विरुद्ध था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रभाव से, अपनी डिप्लोमेटिक प्रभाव से उन्होंने ओबामा को उनके कार्यकाल के दौरान बराबरी के रिश्ते पर लाया था। आज ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन के विरुद्ध है। उस जमाने में भी आप याद कीजिए 2001 में भी बाइडेन जो है वो भारत के समर्थन में प्रस्ताव लेकर आए थे सीनेट में, इस बात का कि 1998 के बाद जब हमने परमाणु समझौता कर, हमने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने हमें सैंक्शंस ला दे। तो सैंक्शंस हटाने के लिए बाइडेन का डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद के रूप में उनका प्रस्ताव था। बाइडेन 2009 में भी हमारे समर्थन में थे, ओबामा विरोध में थे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो दो धड़े हैं एक ब्रेक लेना है, लेकिन अभी तो इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जल्दी से उसके कारण जिस तरह वो भारत को बदनाम कर रहे हैं वो निंदे है। देखिए, मोदी जी तो कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड ओबामा, मोदी जी रिएक्ट करे ना। मोदी जी तो बाइडेन के खिलाफ थे, अब की बार ट्रंप सरकार कहने चले गए थे वहां। देखिए, ये कोई वैश्विक नेता का स्तर नहीं होता जिस प्रकार के उनकी डेमोक्रेसी में ये इंटरवीन करते हैं। आखिरी बात, जो ट्रोइका बना था अफगानिस्तान को रिजॉल्व करने के लिए, जानते हैं भारत को बाहर कर दिया था अमेरिका ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने और रशिया ने।
ट्रोइका में इन चारों देशों ने मीटिंग की थी, हमको दरकिनार करके अभी जब अफगानिस्तान को रिजॉल्व किया। तो ये बड़ी बड़ी बातें टेलीविजन पर अच्छी लगती है, ना वैश्विक स्तर का कद बनाया, ना भारत की साख। मैं प्रामाणिक रूप से पूछना चाहता हूँ कि आप इतने देशों की यात्रा गए, भारत को क्या हासिल हुआ? नहीं कर रहा हूं जनाब। जाहिर है सर, आप इस बात को नहीं आपका मानेंगे, रेंटिंग नहीं कर जनता रहा क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे जनता ये चेहरे मान पे रही है कुंठा कि का ये प्रभाव दौरा नहीं जो है। है वो वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री भारत कल्याण नरेंद्र का मोदी के विश्वास कद को है। बढ़ाएगा। सर वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा, मैं आप बाकी लोगों के रुख नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।